बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ अब्दुल्ला बी हसन। और सीएम नीतीश की 7वीं शपथ कुछ देर पहले हो गई, यानी कि बिहार के एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो गए हैं। और अब से 1 घंटे तक हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज कि नीतीश कुमार ने 7वीं बार जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, साथ ही मंत्री पद की शपथ तमाम बीजेपी के कोटे से मंत्रियों ने और जेडीयू हम वीआईपी के कोटे से भी मंत्रियों ने ली है। क्या कुछ आगे समीकरण बनेंगे और कैसा रहेगा कार्यकाल, जानने की अगले 1 घंटे में कोशिश करेंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर दरअसल बिहार से है। बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ने ली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उनको बधाई दी। जनता के फैसले पर ही एनडीए की सरकार बनी है, नीतीश कुमार ये कहते नजर आए। दरअसल आपको बताएं, तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार को बधाई दी है। तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार को बधाई दी है। ट्वीट करके तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मनोनीत होने पर शुभकामनाएं दी हैं। तेजस्वी यादव ने एक तरफ से शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार जरूर किया, लेकिन ट्वीट करके बधाई जरूर दी है। जनता के फैसले पर ही एनडीए की सरकार बनी है, नीतीश कुमार ये कहते नजर आए। जहां दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, उन्होंने ट्विटर के जरिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करें, नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी है 7वीं बार मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेने पर। तो आपको बताते चले, अब एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार देखने को मिलेगी और 14 मंत्रियों ने भी आज शपथ ली है नीतीश कुमार के साथ साथ, जिसमें 2 उप मुख्यमंत्री हैं और 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री। ऐसा पहली दफा बिहार में देखने को मिल रहा है जब बिहार में मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री हों। लेकिन 2 उप मुख्यमंत्रियों का क्या मतलब निकाला जाए, आखिर क्यों इस बार बीजेपी की तरफ से या यूं कहें कि एनडीए की तरफ से 2 मुख्यमंत्रियों को नामित किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी दरअसल नीतीश कुमार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया है वो हम आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री ने किस तरह से ट्वीट करके बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि एनडीए परिवार बिहार के विकास के लिए साथ में मिलकर काम करेगा। मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार के जरिए हर संभव मदद की जाएगी। बिहार सरकार का सपोर्ट हमेशा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दरअसल शुभकामनाएं भी दी और बताया कि आने वाले समय में केंद्र की तरफ से बिहार को सपोर्ट हर एक कदम पर रहेगा और किस तरह से विकास करना है केंद्र भी हमेशा साथ देगा। सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार अनुसूचित या प्रकट नहीं करूंगा अथवा मुझे ज्ञात होगा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए। तो तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके नीतीश कुमार को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मनोनीत होने पर शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि कुर्सी की महत्वाकांक्षा की बजाय वो बिहार की जन आकांक्षा और एनडीए के 19 लाख नौकरी, रोजगार और पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई जैसे सकारात्मक मुद्दों को सरकार की प्राथमिकता बनाएंगे। तो तेजस्वी यादव ने ये लिखा है, ट्वीट करके शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि जो घोषणाएं की गई थी घोषणा पत्र में, जो वायदे किए हैं बिहार की जनता से, उस पर अब खरे उतरने की बारी है।
जनता का फैसला है, उसी के अनुरूप फिर से एनडीए की सरकार बनी है। हम लोग मिलकर काम करेंगे, जनता की सेवा करते रहे, जनता की सेवा करते रहेंगे। सुशील मोदी इस बार आपके साथ नहीं होंगे। वो तो सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है कि उनके कौन लोग मंत्री पद पर रहेंगे, उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे, सब तो उनका निर्णय। क्या उनकी काबिलियत का इस्तेमाल करना चाहिए बीजेपी को? वो तो एक बीजेपी के का निर्णय है, इसलिए यह प्रश्न तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए। आप मिस करेंगे उनको अपने मंत्रिमंडल में? आज तो हो ही गया है, 2 डिप्टी। तो सुशील मोदी को लेकर जब सवाल पूछा गया, बीजेपी का निर्णय है, नीतीश कुमार ये कहते नजर आए। तो सुशील मोदी तो इस बार उप मुख्यमंत्री नहीं है और सुशील मोदी और नीतीश की जोड़ी बेहद ही एक तरीके से कहा जाए लोगों के जहन में बैठी थी, दिलचस्प थी और हर कोई जानता था कि सुशील और नीतीश की जोड़ी बेहद काम करती नजर आती थी, मजबूत जोड़ी कहलाई जाती थी एक। लेकिन इस बार वो जोड़ी साथ में नहीं होगी। लेकिन साथ में नहीं होगी तो काम कैसा होगा? सुशील मोदी का केंद्र में इस्तेमाल होगा, यह बड़ा और अहम सवाल है। आखिर 2 डिप्टी सीएम इस बार जब बिहार में होंगे तो क्या विकास की बयार और ज्यादा बेहतर तरीके से बहेगी? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब अब अगले 5 साल में बिहार की जनता जरूर सोच रही है कि उसके इस सवाल का जवाब मिल जाए उसको। लेकिन क्या वाकई में अब आने वाले समय में बिहार की जनता जो तमाम वायदे उससे किए गए उस पर खरी उतरेगी एनडीए सरकार? ये जरूर देखना होगा। लेकिन इन सबके बीच में आज महत्वपूर्ण ये रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार ने एक बार फिर से शपथ ग्रहण कर ली है, तो उप मुख्यमंत्री 2 हो गए हैं। ये भी बड़ा दिलचस्प इस बार का देखने को मिल रहा है मंत्रिमंडल, क्योंकि अगर देखा जाए 6 मंत्री बीजेपी के कोटे से भी हैं और अगर देखा जाए तो बीजेपी के कोटे से भी मंत्री हैं और जेडीयू कोटे से भी हैं, लेकिन जेडीयू के कोटे से कम मंत्री नजर आए हैं अभी पहली कैबिनेट में। और यही कारण है कि इस बार कहा जा रहा है कि दबदबा बीजेपी का ही रहने वाला है। और क्योंकि बीजेपी जेडीयू से ज्यादा सीटें लेकर आई है इस चुनाव में और दबदबा जेडीयू बीजेपी का इस बार ज्यादा जेडीयू पर रहने वाला है। पहले बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू थी, लेकिन अब छोटे भाई की भूमिका में आ गई है। अब यह देखना होगा, बीजेपी पहले छोटे भाई की भूमिका में थी, अब बड़े भाई की भूमिका में है। बड़ा भाई क्या करता है? छोटे भाई पर दबदबा बनाता है या फिर छोटे भाई को ऊपर उठाने के लिए बेहद ही सकारात्मक कदम उठाता है? ये जाहिर तौर पर देखने वाली बात होगी बिहार के लिहाज से, बिहार सरकार के लिहाज से। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आज मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार के जरिए ले ली गई है। नीतीश कुमार बिहार के एक बार फिर से मुख्यमंत्री हो गए हैं। लगातार 15 बरस तक मुख्यमंत्री रहे और अब 5 बरस के लिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ने ले ली है। लेकिन विरोधी ये कहते नजर आते हैं कि नीतीश मजबूरन मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, मजबूरी वश ये मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है और ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। आरजेडी लगातार इस बात की बात करती रहती है। वहीं एक और चीज महत्वपूर्ण यह है कि आरजेडी ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार कर दिया। आरजेडी के साथ कांग्रेस ने भी बहिष्कार कर दिया, लेकिन तेजस्वी ने ट्वीट करके बधाई जरूर दे दी। अब बहिष्कार किया तो ट्वीट करके बधाई आपने क्यों दी? यह भी बड़ा सवाल है कि अगर आपने बधाई देनी थी, आप जाते, मिलते, जाके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते और अपना बड़ा दिल दिखाते तेजस्वी, ये भी बड़ा अच्छा रहता। लोकतंत्र के लिहाज से एक प्रोटोकॉल होता है। चले, इस वक्त हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त आनंद झा साहब बीजेपी से जुड़ रहे हैं। स्वागत आनंद झा साहब आपका। और अनवर हुसैन साहब आरजेडी से जुड़ रहे हैं। स्वागत है अनवर हुसैन साहब आपका भी। आनंद झा साहब जरा बताइए, कैबिनेट में आज जो मंत्री पद की शपथ ली गई है, क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से बिहार की जनता ने अब्दुल जी अपने नेता को चुन लिया है और बिहार की जनता के चुने हुए निर्णय पर में बिहार की सरकार बनी है। बिहार की जनता की जो भी आकांक्षा है और आशा है उस अनुरूप माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में हमारे माननीय तारकिशोर प्रसाद जी उप मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री और माननीय रेणु देवी जी बहन, उनके नेतृत्व में सहयोग में रहेंगे और हमारी सरकार बिहार की जनता के विकास के लिए, बिहार की जनता के समग्र समाज के उत्थान के लिए काम करेगी। और बहुत ही सराहनीय बिहार की जनता ने निर्णय दिया, उसी अनुरूप सराहनीय कार्य भी होंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं सराहनीय जो निर्णय है उसी स्वरूप ही कार्य भी होंगे। अनवर हुसैन साहब, क्या लगता है आपको? आप राजभवन तो नहीं पहुंचे, लेकिन तेजस्वी ट्विटर पर जरूर पहुंच गए, ट्वीट करके बधाई शुभकामनाएं जरूर दे दी। राजभवन क्यों नहीं गए सर? बधाई देना एक अलग चीज है। अच्छा। और उस जश्न में शरीक होना या उनके वोट टेकिंग सेरेमनी में शरीक होना वह एक अलग चीज है। मास को उन्हें कन्वे करना है कि ये जो कुछ सरकार बन रही है वो पब्लिक मैंडेट के तहत बनी हुई सरकार नहीं है, राजतंत्र का इस्तेमाल करके पब्लिक मैंडेट उल्टा गया है और ये उसका ऑर्डर। उन्होंने दोनों सिग्नल दे दिया, उन्होंने शिष्टाचार भी निभाया, टेलीफोन पर उन्होंने उनको अनवर हुसैन साहब, क्या आपको ये नहीं लगता है, अनवर हुसैन साहब, क्या आपको ये नहीं लगता है कि अगर राजभवन पहुंचकर शपथ ग्रहण समारोह में आप शरीक हो जाते तो तेजस्वी की इमेज और ज्यादा ब्रॉड हो जाती, और ज्यादा बड़ी हो जाती, एक बड़ा दिल करके आप पहुंच जाते तो और ज्यादा बेहतर एक संदेश पॉजिटिव जाता बिहार वासियों पर? नहीं, देखिए ये बड़े दिल और छोटे दिल का सवाल नहीं है, ये पॉलिटिकल सिग्नल्स का सवाल है। अच्छा। वो इतनी जल्दी कैसे मान ले, क्या नाम है कि जब हम ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन में हम जा चुके हैं कि हमें 21 सीटों पर जीती सीटों पर हराया गया है। हमारे तेजस्वी जी अपने वैसे जो उम्मीदवार हैं उनको ये डायरेक्टिव दी है कि वो में जाएं, तो फिर सीधे सीधे जो है वो सेरेमनी में जाके अपनी उस जो उनका अब तक स्टैंड है उसको निगेट कैसे कर सकते हैं। उन्होंने दोनों चीजें निभाई हैं, शिष्टाचार का तकाजा था, संस्कार का तकाजा तो निभाया उन्होंने बात दे दी, लेकिन पब्लिक को यह बता दिया जो सरकार बन रही है गठबंधन उसको अभी रिकॉग्नाइज नहीं करती है और उसको कानून के फैसले का इंतजार है। नहीं, लेकिन देखिए एक चीज तो तय है, कि अगर आप शपथ ग्रहण समारोह में जाते तो एक जाहिर तौर पर पॉजिटिव संदेश जाता और जो प्रोटोकॉल है उसके तहत तो आपको जाना चाहिए था। लेकिन आनंद झा साहब, आप ये बताइए जरा कि अभी अगर देखें बीजेपी छोटे भाई से अब बड़ा भाई बन गया है बिहार के भीतर, और आज जो मंत्रिमंडल हमें देखने को मिला, और बिहार में अगर मैं सही हूं तो पहली दफा ऐसा है कि 2 उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है। बीजेपी जो बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, अगर एनडीए का जिक्र करें उसमें, वहां दबदबा उसका है और वो अब इसमें साफ तौर पर देखने को मिला है पहले स्टेप में ही कि हां दबदबा बनाए रखना ही है बिहार के अंदर। सबसे पहले मैं तेजस्वी जी के जो आज के कदम हुए हैं तो उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और हम और बीआईपी की सरकार बनाई। उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आरजेडी को और तेजस्वी यादव को विश्वास नहीं है। इन लोगों को उत्तराधिकार की व्यवस्था, साम्राज्यवादी व्यवस्था और हुलिगनिज्म की व्यवस्था में विश्वास है। इन लोगों ने बिहार की जनता के मैंडेट को और लोकतंत्र को अपमानित किया है शरीक ना होके, और बिहार की जनता आगे भी इसके बदले में इन लोगों को सबक सिखाएगी। आगे क्या सबक सिखाएगी, क्या नहीं सिखाएगी, वो बिहार की जनता निर्धारित कर लेगी, वो देख लिया जाएगा। समर्थन नहीं देना, आनंद झा साहब, सहयोग नहीं देना, साहब देखिए ये बिहार की जनता और लोकतंत्र का अपमान है। आनंद झा साहब देखिए, सुनिए मैं पहले भी आपको अब्दुल जी कह चुका हूं और कई चैनलों पे मैं कह चुका हूं कि कोई बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं। जब एक सम्मिलित देखिए बिहार की जनता का अपमान तो प्रयास होता है और एनडीए हम जीते हैं, बिहार की जनता का एनडीए जीतते हैं तो आज भी नीतीश जी बड़े भाई की भूमिका में है, वहां पर में हैं और भविष्य में भी रहेंगे। हमारा नेतृत्व में माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में ही हमारी सरकार चलेगी। और आप निश्चिंत रहें
कि कोई लगातार सवाल तो ये उठ रहे हैं आनंद झा साहब, सवाल तो ये उठ रहे हैं कि मजबूरन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया है और ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। सबका साथ हो, यही इसी का दबाव रहेगा और कोई अन्य दबाव नहीं रहेगा, न है। चलिए वेद जी हमारे साथ जुड़ गए। वेद प्रकाश जी, बहुत स्वागत है। वेद प्रकाश जी सीनियर जर्नलिस्ट है, वरिष्ठ पत्रकार है और बिहार की राजनीति में बहुत तफसील से जानकारी रखते हैं। वेद प्रकाश जी, आप जरा बताइए, जो मंत्रिमंडल का आज पद और गोपनीयता की शपथ ली गई है, पहला कैबिनेट की अगर बात की जाए और मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है नीतीश कुमार ने, क्या लग रहा है आपको, क्या नजर आया है जो मंत्रियों ने शपथ ली है और उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली गई? जी बिल्कुल, यहाँ मंत्रिमंडल में सबसे बेहतर बात यह है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर देवी जो नोनिया समाज से आती है तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाना कहीं न कहीं महिला सशक्तिकरण की बात को नीतीश जी ने फिर से दोहराने का काम। और आपने देखा होगा कि बीजेपी जो कल तक भाजपा, बिहार भाजपा सोमो सुशील मोदी की कही जाती थी, आज एक ढंग से उनको उप मुख्यमंत्री का जो जिम्मेवारी थी उसे मतलब इस बार वंचित हो जाना, तो नए समीकरण है, नए और इस तरह का जो मंत्रिमंडल का गठन है, कई सारे मंत्री के हार जाने से उनकी जाति को जो नए जीत कर आए हैं, जैसे औराई से रामसूरत राय जी, उनको जगह दिया गया है, पहली बार मंत्री बने हैं। तो इस तरह से मंत्रिमंडल का जो गठन है उसमें खासकर आप देखिएगा कि हर तरह के लोगों को तवज्जो दी गई है। ठीक है, हर तरह आपको अभी मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया है, जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली, आप कह रहे हैं कि अभी बैलेंस है, अभी इस चीज को नहीं आ रही है। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं आनंद झा साहब, अनवर हुसैन साहब, वेद प्रकाश जी। आनंद झा साहब, आवाज आ रही है आपको? चलिए आनंद झा साहब के पास पहुंचेंगे। अनवर हुसैन साहब, आप जरा बताइए कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन हार तो गए ना आप, और हारे तो वहां पर सवाल ये उठ रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से हारे। क्या वाकई में आप एक गलती की गई है कांग्रेस को ज्यादा सीटें जो आपने दी? मैं आपके सवाल के जवाब देने से पहले मैं नीतीश कुमार जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर मुबारकबाद देना चाहूंगा। ठीक है। खास तौर पर उनके सियासी सफर के ऊपर, कि कभी उन्होंने नारा दिया था कि वो आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे, आज उसी आरएसएस के वो कैदी बने साफ नजर आ रहे हैं। मुझे उनके इस पॉलिटिकल अचीवमेंट पर उनको मुबारकबाद देनी है आपके माध्यम से। बाकी आपका सवाल जहां तक कांग्रेस का है, देखिए हार और जीतने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हमारी पार्टी ने 70 सीटें उनको दी और समीक्षा पार्टी के अंदर हो रही है, हम कहाँ हारे हैं, क्यों हारे हैं, हमारी अपनी कमजोरियां क्या हैं, हमारे दूसरे पार्टनर्स की कमजोरियां। सर, आपके नेता कह रहे हैं ना कि कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस शिवानंद की बात की जाए, उन्होंने ही ये कहा है। जी, शिवानंद तिवारी जी हमारे सीनियर लीडर हैं, लेकिन ये उनकी अभी इंडिविजुअल राय मानी जाएगी। अच्छा, अभी तेजस्वी यादव जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही, लालू यादव जी की तरफ से कोई बात नहीं कही गई, प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे जगदानंद सिंह जी हैं, आप ये कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस का कोई फॉल्ट नहीं है, कांग्रेस ने जो किया है, हमने जितनी सीटें दी हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, ये मैं कह रहा हूँ कोई फॉल्ट नहीं है, ना मैं अभी कोई फॉल्ट निकाल रहा हूँ। हर चीज जो है समीक्षा के स्टेज पे हम हर चीज को जांच पड़ताल रहे हैं और फाइनली हम किसी नतीजे तक पहुंचेंगे। कांग्रेस हमारे लायबिलिटी तो नहीं शामिल हुई। तो आपको ऐसा लगता है क्या? अभी इंडिविजुअल पार्टी प्रवक्ता के तौर पे नहीं, एज एन इंडिविजुअल मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस जितनी फोकस्ड रही मध्य प्रदेश के इलेक्शन पे, उतनी फोकस वो बिहार पे नजर नहीं आई। नहीं, यहाँ तो आप स्टार प्रचारक जो यहाँ पब्लिक के अट्रैक्शन में सबब बन सकते थे, वो यहाँ पर बिहार में नहीं आए। तो ये कह रहे हैं ना, आप भी मान रहे हैं इस बात को आप भी मान रहे हैं कि कांग्रेस ने उतना एक्टिव नहीं दिखाया, उतनी एक्टिव नहीं रही है, उतने रैलियां नहीं की, उतने स्टार प्रचारक नहीं है। अपनी इंडिविजुअल नहीं सर, आप यहाँ तो आरजेडी का पक्ष रखने के लिए बैठे हुए हैं ना सर। कैपेसिटी में कह रहा हूँ कि मुझे
कांग्रेस की लीडरशिप अनवर हुसैन साहब, अनवर हुसैन साहब, आप अनवर हुसैन साहब इंडिविजुअली क्या सोचते हैं? दूसरे रास्तों में थी। अनवर हुसैन साहब इंडिविजुअली क्या सोचते हैं? शायद बिहार की जनता को या फिर किसी पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अनवर हुसैन साहब एक आरजेडी के प्रवक्ता के तौर पर क्या सोचते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। नहीं माने, पार्टी में मुख्तलिफ पार्टी में लोग हैं, अपनी इंडिविजुअल राय बन रही है, हर आदमी अपनी राइज कर रहा है, लेकिन हम फाइनल राय हमारी पार्टी की उसे अनवर हुसैन साहब, इस समय आप नेशनल टेलीविजन पर हैं, जरा बताइए ना कि क्या आपने जो कांग्रेस जितनी एक्टिव होना चाहिए थी, आपके मुताबिक उतनी एक्टिव थी? कांग्रेस जितनी एक्टिव हमें मध्य प्रदेश में नजर आई, उतनी एक्टिव बिहार में नहीं। 70 सीटें दे दी, 70 सभाएं तक नहीं हुई उसकी। इसकी कैंपेन भी बिहार में नहीं। अब उसके फैक्टर्स क्या थे, उसके रीजंस क्या थे, वो कांग्रेस बेहतर जानती होगी, और हमारी जो टॉप लीडरशिप है उनका, और उनके अंदर बात होगी और उसकी एनालिसिस होगी। आनंद झा साहब, कहां पर किससे क्या गलती हुई है और कहां पर किसका क्या फेलियर है। हाँ अब्दुल जी, ये बताइए कि क्या अब जो आपने नीतीश और सुशील मोदी की जोड़ी थी, जिसके चर्चे जग जाहिर थे और हर कोई जानता था कि भाई उनकी क्या ट्यूनिंग है, उस ट्यूनिंग को ही तोड़ दिया आपने? तो नहीं, कोई तोड़ने की बात नहीं है। हम लोग विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति हैं, और व्यक्ति आते जाते हैं, विचारधारा सदा बना रहता है। किसी भी स्थिति में सुशील मोदी जी के ही विचारधारा को आगे बढ़ाया जाएगा, और सुशील मोदी जी 2 दशक से हम लोगों का नेतृत्व पूरे बिहार में करते आ रहे हैं और आगे भी वही करते रहेंगे। दूसरी बात, जब विचारधारा केंद्रित कोई दल होता है, उसमें कोई न कोई निर्णायक भूमिका में रहता है, लेकिन सर्वोपरि विचार होता है। ऐसी स्थिति में सुशील मोदी जी के ही विचार को हम कार्यकर्ता लोग, चाहे वो माननीय रेणु जी हो, चाहे माननीय तारकिशोर प्रसाद जी हो, चाहे रामप्रीत पासवान जी हो, माननीय जीवेश जी हो, कोई भी हो, उन चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे। और हमारे मुद्दे क्या हैं, हमारे विचार क्या हैं? तो सबसे पहला है कि बिहार का विकास, दूसरा है कि किसी भी स्थिति में जन जन की जो सुविधाएं हैं, जन जन की जो आकांक्षा है, आशा है, उस पर में खड़ा उतरना। एक और प्रश्न है, राष्ट्र का गौरव किस तरह अक्षुण्ण रहे, उसकी चिंता करना। चौथा है कि हमारी भारत माता की जय बनी रहे। नहीं आनंद झा साहब, ठीक है, तमाम आप पॉइंट्स गिना रहे हैं, लेकिन इसमें एक और एड ऑन कीजिए जरा। हम लोग चले हैं और आगे भी आनंद झा साहब, इसमें ये बताइए कि अब और मार्गदर्शन हम लोगों के लिए बिहार की जनता, स्वागत योग्य रहेगा। सुनिए, बिहार की जनता जिसने आप पर भरोसा कर दिया, अब एनडीए की सरकार उनको किस तरह से काम करेगी? सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, सबसे अहम चीज ये है, 19 लाख नौकरियों का जो वादा किया गया है वो कैसे प्रोवाइड करेंगे, कब तक प्रोवाइड की जाएगी, और कितने लोगों को कब तक प्रोवाइड की जाएगी, ये जरा बताइए। अब्दुल जी, अभी तो सरकार का शपथ ग्रहण हुआ है। आप देखते रहिए, रोजगार सृजन की जो योजना है केंद्र सरकार के द्वारा पहले से ही चलाई जा चुकी है, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे मुद्रा हो, सर बिहार के लोगों को नौकरियां कैसे देंगे सर? स्किल इंडिया हो, इन सब माध्यमों से पहले से ही चलाया जा चुका है। और अभी रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वनिधि प्रारंभ करवाया है, उससे लार्ज स्केल पर रोजगार होगा। दूसरा, थोड़ा समय दीजिए, आप देख लीजिए। ठीक है, देख लेंगे सर, जाहिर तौर पर आप लोग काम करेंगे तो दिखेगा भी, और उम्मीद यही की जा रही है कि जो वादे किए हैं वो उन पर खरे उतरा। लगातार हम यही सवाल कर रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार एक बार फिर बन गए, लेकिन अब चुनौतियां उनके पास और ज्यादा हैं। बिहार में वेद प्रकाश जी, अब नीतीश कुमार के ऊपर चुनौतियां पहले से और कई ज्यादा हो गई हैं। देखा जाए, संख्या बल में कम होने के बाद भी अगर आपको मुख्यमंत्री की पद की शपथ दिलाई गई, तो निश्चित तौर में कहीं ना कहीं बीजेपी और की पारखी नजर इस बात से कहीं ना कहीं सहमत है, जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आने वाले समय में इनके ऊपर जो जिम्मेवारियां हैं, इनकी राह पहले जैसी आसान नहीं होगी, उतनी सरल नहीं होगी। बहुत फूक फूक कर कदम रखना होगा इनको, क्योंकि संख्या बल में कम होने के बाद आपको सीएम पद की शपथ दिलाई गई है, तो कहीं ना कहीं इसमें
कोई किंतु परंतु की बात नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ तो राज है, वो हम आप सभी से सहमत है। लेकिन सिर्फ आने वाले जेडीयू समय के लिए में नहीं, बीजेपी के लिहाज से भी बड़ी चुनौतियां है। बिल्कुल, बीजेपी आपने देखा होगा कभी बिहार भाजपा सुशील मोदी की मानी जाती थी। इससे मैं समझता हूं यहाँ बैठे तमाम बुद्धिजीवी सहमत ही होंगे कि आज ऐसा क्या हुआ कि मंत्रिमंडल से किनारी कर दिए गए सुशील मोदी। तो इसमें कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। सुशील मोदी को लेकर नीतीश कुमार जी की जो नजदीकियां रही हैं, तो जब नीतीश कुमार के नजदीकी रहे सुशील मोदी, उनके नजदीकियों के कारण किनारे कर दिए जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में किस तरह के बदलाव के संकेत या बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें कोई आश्चर्यजनक बात तो है नहीं। झा साहब जरा बताइए, जो वेद प्रकाश जी सवाल कर रहे हैं कि करीबी जो है नीतीश कुमार के, उनको किनारे किया जा रहा है, पहला नंबर सुशील मोदी का। मैंने पहले भी आपको कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग माननीय सुशील जी के ही नेतृत्व में, सुशील जी के ही मार्गदर्शन में हम लोगों की सरकार वहां चलेगी और कोई साइड करने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में दायित्व दिए जाते हैं और प्रमुख कार्य यही होता है कि दायित्व का निर्वहन कितने बढ़िया तरीके से आप करते हैं। यहां पर में कुर्सी की लड़ाई नहीं होती है, यहां पर में सत्ता स्वार्थ के लिए नहीं होता है, या और सत्ता के लिए हम लोग नहीं लड़ते हैं, हम लोग समाज सेवा के लिए लड़ते हैं। और समाज सेवा की स्थिति में जो भी दायित्व संगठन के द्वारा मिलता है, उसको हर कार्यकर्ता बखूबी अपने क्षमता, मतलब आप कह रहे हैं दायित्व जो मिलेगा उसको, हाँ, उसको पूरी तरीके से निर्वहन किया जाएगा। आऊंगा वेद प्रकाश जी आपके पास, और भारतीय चलिए रिएक्ट कीजिए सर, क्या कहना चाह रहे हैं? में चले। ठीक है, फिर अनवर हुसैन के पास जाता हूँ। झा जी से एक सवाल, बहुत गंभीर सवाल मैं उठा रहा हूं कि सुशील मोदी जी का ये कहना कि मुझे कार्यकर्ता पद से कोई नहीं हटा सकता, इसके मतलब समझिए, कहीं ना कहीं आला कमान को उन्होंने बताया है अपनी पीड़ा दर्द को इस माध्यम से कि मुझे कार्यकर्ता पद से कोई नहीं हटा सकता। तो कहीं ना कहीं उनके दर्द दिल में जो है वह इस बात की पुष्टि करती है। वो टीस है अंदर उनके। आनंद झा साहब, मैं आपको बता दूं कि यहाँ कुर्सी चली हम हासिल नहीं कर पाए, उसका पीस माननीय तेजस्वी जी को है, माननीय लालू यादव जी को है, माननीय राबड़ी जी को है, पूरे खानदान को इस चीज का पीस है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी ये स्टेटमेंट देते हैं कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, और उसी तरह से हर कार्यकर्ता अपने को सामान्य कार्यकर्ता महसूस करता है और उसी अनुरूप कार्य भी करता है। ये कोई चीज इनको कहां से अर्थ लग गया या आप कहां से इंटरप्रेट करते हैं मुझे नहीं ज्ञात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर एक सामान्य है, वो असामान्य नहीं होता है, उनके लिए स्वार्थ नहीं होता है, उनके लिए सत्ता सेकेंडरी है, उनके लिए वो कुर्सी के लिए वो करते हैं। उनका जो प्रायोरिटी होता है वो समाज सेवा होता है और सेवा भाव से ही ठीक है। चलिए ठीक है सर, देखेंगे कि हाँ समाज सेवा भाव है, लेकिन समय समय पर सुशील मोदी के भीतर से जो आवाजें निकली हैं वो ये दर्शा रही हैं आनंद झा साहब। लेकिन अनवर हुसैन साहब जरा ये बताइए, जो आनंद झा साहब कह रहे हैं कि सुशील मोदी या बीजेपी कार्यकर्ताओं में नहीं टीस रहती है, टीस तो तेजस्वी यादव के भीतर रह गई कि उनको कुर्सी नहीं मिली। प्रॉब्लम यह है आनंद झा जी कि जिस पार्टी से उनका ताल्लुक है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रकाश जी ने सही इंटरप्रिटेशन किया है सुशील मोदी जी के ट्वीट का। लेकिन प्रॉब्लम यह है इस भाजपा पार्टी के लोगों के, कार्यकर्ताओं के, इनके जो भी लीडर्स हैं वो इनसेंसिटिव, किसी का दर्द, किसी का आह, किसी की चीख, किसी की पुकार, किसी का होका ये समझ ही नहीं सकते। ये लोग सत्ता चाहते हैं, जैसे भी हटाना पड़े, चाहे अपने लोगों को कत्ल करना पड़े, चाहे दूसरों को। इन्हें आगे की रणनीति में इन्हें मोदी जी को कत्ल करना था, सुशील मोदी के उन्होंने कर दिया काम अपना। अब अगर इनके जुमले से साफ जाहिर होता है कि कितना पैथेटिक सेंटेंस है वो, कितना पैथोस है उसके अंदर, कितना दर्द है उसके अंदर। अगर हमारे हाजी समझने तैयार नहीं है तो उसमें क्या कहा जाए इसके लिए। अच्छा,
साफ साफ वो कह रहे हैं कि उन्हें गिराया गया है, और ये कह रहे हैं कि जितना भी गिर जाऊं कार्यकर्ता तो मैं पार्टी का रहूंगा, यानी वो समर्पित है पार्टी से। नहीं, लेकिन शिकायत उनकी साफ है, का इजहार साफ है, इसमें कहीं कोई सवाल निशान नहीं। और वेद प्रकाश जी का जो एनालिसिस है, लेकिन अनवर हुसैन साहब, तो टीस तेजस्वी के भीतर भी तो है, नहीं है कि कुर्सी नहीं मिल पाई, सत्ता नहीं मिल पाई। तेजस्वी जी के अंदर टीस होती तो आप समझ लीजिए कि 29 साल के यंग लीडर हैं वो, और लाखों की जनता उनके पीछे है। अनवर हुसैन साहब, टीस नहीं थी तो राजभवन क्यों नहीं गए? के अंदर जो गुस्सा है उसको उन्होंने सड़क पर नहीं आने दिया, और आज भी उस जनता के गुस्से का एहतराम करते हुए उन्होंने आज के ओथ सेरेमनी में वो नहीं गए। अच्छा, बिहार की जनता का एहतराम किया है, उनका सम्मान किया है, बिहार की जनता के जज्बात का एहतराम किया है, इसलिए कि बिहार की गरीब जनता के मैंडेट को भाजपा ने उल्टा है, सेंटर से लेकर स्टेट पटना तक बैठकर। अच्छा, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता है कि अगर वो राजभवन पहुंचते तो और ज्यादा मैच्योरिटी उनके भीतर लगती? जिस तरह से उन्होंने चुनाव में काम किया है, एक बेहतर काम किया और अच्छी रैलियां की और एक अच्छे नेता के रूप में उभरे बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव, और अगर वो राजभवन पहुंचते तो शायद और ज्यादा एक अच्छा संदेश जाता और मैच्योरिटी नजर आती। चलना मुश्किल हो जाए, इतनी भीड़ उमड़ आएगी प्रोटेस्ट में, लेकिन वो बहुत ठंड है, दिमाग से सोच के चलने वेद प्रकाश जी जरा बताइए मुझे और जनता को ये समझाइए, क्या अनवर हुसैन साहब कह रहे हैं कि बिहार की जनता की को उनके सम्मान, उनके एहतराम के लिए ही हम राजभवन नहीं गए, लेकिन क्या तेजस्वी अगर राजभवन जाते तो क्या वो पॉजिटिव संदेश जाता बिहार की जनता के भीतर, और ज्यादा मैच्योर नजर आते तेजस्वी राजनीति में? अब्दुल जी, बिहार की जनता ने जो मत दिया है सरकार बनाने के लिए, उस मत का, और लोकतंत्र में मत महत्वपूर्ण होता है, जीत महत्वपूर्ण होता है, तो बिहार की जनता का अपमान इन्होंने किया है, बिहार की जनता के मत का अपमान किया है, और इसको आगे बिहार की जनता किसी भी स्थिति में तेजस्वी के ही। ठीक है, झा साहब आ रहा हूं आपके पास। वेद प्रकाश जी, कि मैं जीत के भी हार गया। हाँ बोलिए वेद प्रकाश जी। हाँ, तेजस्वी यादव जी का जो चुनाव को लेकर एक सवाल था कि कहीं मैं जीत कर मुझे हार मिली है, तो ये हार मुझे स्वीकार नहीं है, तो वहां राजभवन न जाना इस बात का संकेत है कि मुझे बीजेपी ने अपने षड्यंत्र के तहत जीते हुए आदमी को हराने का काम किया है। तो इस बात का उनके अंदर जो मलाल है, इस बात ये स्पष्ट है कि राजभवन न जाना इस बात का मलाल का संकेत है। अब जाते तो बड़े होते या छोटे होते, बड़े विश्लेषण की चीज है। नहीं, एक आप विपक्ष के नेता होने के नाते और मजबूत विपक्षी नेता होने के नाते तो आप अगर जाते तो एक बेहतर संदेश जाता। लेकिन आनंद झा साहब, एक चीज और समझने वाली बात है, आप भले ही सुशील मोदी को लेकर ये कहते रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं है, हम चीजों को लेकर बेहतर कर रहे हैं और आने वाले समय में बेहतर होगा, लेकिन सुशील मोदी के ट्वीट्स के जरिए, सुशील मोदी के बातों के जरिए वो निकलकर सामने आता है कि हाँ, उनके भीतर एक ऐसी टीस है कि उसको बयान करना उनको पड़ गया, मजबूरन उन्होंने बयान किया कि हाँ, जबरदस्ती हमें हटाया गया है। आनंद झा साहब, आनंद झा साहब के पास आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन एक और चीज है अनवर हुसैन साहब, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अब जो तेजस्वी ने ट्वीट करके लिखा है कि आशा करता हूं कुर्सी की महत्वाकांक्षा की बजाय बिहार की जन आकांक्षा और एनडीए की 19 लाख नौकरी, रोजगार और पढ़ाई की जो दावा था उसको पूरा किया जाए। अभी शुभकामनाएं देते, आने वाला समय, अब तो सत्ता पर आसीन हुए, अब आने वाले समय में सरकार करेगी काम। कहा कि उन्होंने शुभकामना दे दी, शिष्टाचार होता है वो भी उन्होंने पूरा किया, और उनके पीछे जो जनता के सेंटिमेंट्स हैं उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं कन्वे कर दिया। अच्छा, न जाकर
देखिए, हमारी पार्टी ने अभी शिकस्त तस्लीम नहीं किया है। हम इलेक्शन कमीशन में जा चुके हैं, हम कोर्ट ऑफ लॉ में जा रहे हैं। हमारे 24 उम्मीदवार जिनके साथ धांधली हुई है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जा रहे हैं उस इलेक्शन उस फैसले को चैलेंज करने के लिए। बाकी एक सवाल मैं पूछ रहा हूं आपके माध्यम से कि शाम तक 8 बजे तक हम 119 की टैली पर हम मौजूद हैं और ये 121 पर है। आधे घंटे में ऐसा कैसे हो सकता है कि हम, और ये चीज जो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी है, हमारे पास उसका जो है स्क्रीनशॉट मौजूद है जिसमें दिखाया गया है कि 119 पर हम जीत रहे हैं और उसके बाद अचानक जो है आधे घंटे के अंदर फैसला बदल जाती है और 110 पर हम स्टक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं तो कोई खेल खेला गया है। बाकी हमारे और भाजपा एनडीए के बीच में वोटों का इतना फर्क है, सिर्फ 12,000 वोटों का फर्क है। आप जो हमारे जो बैलेट पेपर्स आते हैं जिनके काउंटिंग में डीएम साहब ठीक है, आप ये इसको लेकर आप लोग ठीक है, ये जांच का विषय, आप जांच के लिए आगे जा भी रहे हैं, लेकिन आनंद झा साहब जो सवाल उठाए जा रहे हैं बड़े सवाल हैं, आप पर आरोप बड़े लगाए जा रहे हैं। तो बात की जा रही है बैलेट, उन्होंने क्या कहा? आनंद झा साहब आवाज मिल रही है आपको? बैलेट से उनको काउंट करवा लिया जाए, उसकी भी काउंटिंग रुकी हुई है। आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है? मुझे नहीं मालूम। अब हमारे जो उम्मीदवार हैं ठीक है, अनवर हुसैन साहब, आनंद झा के पास सीधे जा रहा हूं मैं। आनंद झा साहब, बड़े आरोप आप पे लगाए गए हैं, तेजस्वी के जरिए लगातार आरजेडी के जरिए बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। कह रहे एक समय ऐसा था कि आरजेडी जीत रही थी लेकिन फिर आपने तस्वीर बदल दी। अब्दुल जी, मैं पिछले 2015 के चुनाव का वाकया बताता हूं कि सुबह में हम लोग लीड किए, फिर पिछड़ गए और 2015 में हम लोग हार गए। दूसरा वाकया बताता हूं, मध्य प्रदेश में हम लोग अभी इस विधानसभा चुनाव में लीड कर रहे थे और हम लोग बाद में परिणाम हमारे विपरीत आया। सिमिलरली राजस्थान में भी प्रारंभिक दौर में हम लोग आगे बढ़े हुए थे और थोड़ी देर बाद परिणत हुआ, परिणाम कांग्रेस के पक्ष में गया। तो जब काउंटिंग पहले दूसरे राउंड में होता है वो निर्णय नहीं होता है, किसी भी मतलब गणना के बाद ही निर्णय होता है और उस मतगणना के निर्णय में हमारी पार्टी नंबर 1 आई और ऐसे कई मॉर्निंग सेशन में 4 राउंड 3 राउंड 5 राउंड तक कोई और पार्टी आगे है और बाद में हुआ है और हमारे साथ ही ये घटना घटी। उस वक्त हम ऐसी स्थिति में ये एलिगेशन लगाना दिखा रहा था, आपका फैलाने का उसकी रिपोर्ट थी है वो हमें हम के सारे ठीक है। जो अगर देखिए, लेकिन एट लास्ट क्या हुआ अनवर हुसैन, वो जांच का विषय है, जांच कराइए, उस पे आप लोगों को किसी ने नहीं रोका। लेकिन अभी जनता के मत से एनडीए की सरकार बिहार में है और आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली गई है नीतीश कुमार के जरिए। इसको लेकर और आगे बात करेंगे, जरा वेद प्रकाश जी के पास भी जाएंगे और इस मसले पर भी उनसे एक रिएक्शन लेंगे। प्रकाश, एक चीज समझ में नहीं आती है कि हार जाते हैं तो दोष हम ईवीएम को देने लगते हैं या फिर किसी और को देने लगते हैं, धांधली के आरोप लगा दिया गया। लेकिन ये तो देखिए कि आखिर में क्या हुआ है, आखिर में जीत दूसरे पक्ष की हो गई और उसने सरकार बना ली है। क्या धांधली के जो आरोप लग रहे हैं, जो लगाए जा रहे हैं, क्या उसमें आपको लगता है कि वाकई में ये जरूरी है या फिर इसमें कुछ है, दम है? और बगैर जांच के किसी विषय वस्तु के संदर्भ में कुछ कहना मैं अनुचित समझता हूं। अब जहां तक इनके आरोप है, न्यायालय के दरवाजे खुले हैं और इससे पहले भी आपने देखा होगा अब्दुल जी, कई सारे विधानसभा चुनाव को लेकर अदालतों ने फैसले दिए हैं, कई में समय लगे हैं और सकारात्मक फैसले आए हैं। तो आपके लिए सभी दरवाजे खुले हुए हैं। अगर आपके मन में सवाल है चुनाव धांधली को लेकर तो आप अदालतों के दरवाजे खटखटा सकते हैं, इसे आपको रोका किसने? नहीं, ठीक है, वही चीज कह रहे हैं ना कि जांच का विषय जांच कराइए, लेकिन ऐसे में आपको यह जरूरी है कि हार किन कारणों से हुई है उस पर मंथन करने की जरूरत है, ना कि आप कह दें कि भैया ये धांधली ऐसी कर दी है, लास्ट फेज में आपने ऐसा कर दिया कि नतीजे ही उलट गए। बिल्कुल,
लोकतंत्र है, हर आदमी को अपने अधिकार को लेकर सजग रहना चाहिए और अदालतें हैं, फैसला का इंतजार कीजिए। अगर आप अदालतों में जाइए और अपनी बातों को रखिए तो इससे आपको किसी ने रोका तो नहीं है, लेकिन अदालतों के फैसले या नतीजे से पहले कि हम या कोई किसी निष्कर्ष पर या किसी पार्टी या दल पर तोहमत लगाना, मैं समझता हूं ये हल्की वाली बात है। अनवर हुसैन साहब, आप लोगों को यह स्वीकार करना चाहिए कि हार हो गई है, बिहार की जनता ने आपको मत नहीं दिया है और आपको हार की समीक्षा करनी चाहिए, कारणों को देखना चाहिए। आप आरोप लगा रहे हैं धांधली के, ठीक है, उसका जांच का विषय जांच कराइए। इस बात के बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मौजूद हैं। अच्छा, कि जनता ने वोट हम ही दिया है और हम ही को जनता ने जिताया है। राजतंत्र का इस्तेमाल करके इलेक्शन के रिजल्ट को पलटा गया है। लेकिन तथ्य देखिए ना सर, अभी जमीनी हकीकत देखिए ना अनवर हुसैन साहब, जमीनी हकीकत देखिए। आज एनडीए की सरकार बन गई है ना सर, एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है ना नीतीश कुमार ने। अब देखिए, अब विपक्ष होने के नाते आपकी जिम्मेदारी ये है कि सरकार से अब सवाल पूछें कि भैया ये बताइए कि बिहार की जनता के लिए क्या काम करेंगे, हमें ये बताइए रोजगार कैसे मुहैया कराएंगे, हमें ये बताइए नौकरियां कैसे देंगे। अब विपक्ष होने के नाते आपके सवाल ये होने चाहिए। हम दोनों काम करेंगे जब तक यह फैसला नहीं आता है कि इलेक्शन में हमारे साथ धांधली हुई है और हमारे मैंडेट को पलटा गया है, तब तक हम असेंबली में अपोजिशन का काम करते रहेंगे। हम सरकार को घेरते रहेंगे और सरकार ने जो 19 लाख एम्प्लॉयमेंट की बात की है हम उसकी भी बात करेंगे। लेकिन ये सरकार क्या है, जुमलों की सरकार है। ये कल कहेगी कि हमने क्या नाम है 10 लाख जो है ठेलों के ऑर्डर दे दिए हैं, 10 लाख ठेले जो है यहाँ। आनंद झा साहब, जुमलों की सरकार है, आप ऑर्डर दे देंगे, आप बयान पलट जाएंगे, इंतजाम कर देंगे ये। आनंद झा साहब, जुमले की बात करते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब भी जो भी कहा है वो किया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि घर तक राशन पहुंचेगा, पहुंचा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा गरीबों को घर मिलेगा, घर मिला है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर गरीब के घर के बाहर टॉयलेट दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हर घर बिजली जाएगा, बिजली कनेक्शन दी गई है। सड़क से हर गांव जुड़ेगा और हर गांव जोड़ा गया है। ये लोग निराधार बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए सर, इतना कुछ हुआ है तो पिछले 15 बरस देखिए हम ये देख रहे हैं। आनंद झा साहब, एक चीज बता दीजिए सर, एक चीज बताइए, हमें बिहार का विकास वैसा क्यों नहीं दिखा है? हमें आज भी बिहार पिछड़े प्रदेशों में क्यों नजर आता है? रुकिए जरा अनवर हुसैन, रुकिए जरा अनवर हुसैन, रुकिए जरा। आनंद झा साहब, इन सवालों का जवाब दे दीजिए। आज भी बिहार अरे सर आनंद झा साहब, अगर आप कह रहे हैं वो मंत्रिमंडल में जगह लेते हैं, नहीं, मुझे एक बात बताइए, मैं आपकी बात से सहमत हूं, एक चीज समझे। अरे आनंद झा साहब, सवाल तो सुन लीजिए। उत्तराधिकारी लोगों ने तय कर लिया है कि आनंद झा साहब उत्तराधिकारी बनाया। मुझे एक बात बताइए, आप दम्भ भर रहे हैं, तमाम बातों का दम भर रहे हैं। मैं इसमें सभी शासन की बात कर रहा हूं, वो आरजेडी का शासन रहा हो, वो एनडीए का शासन रहा हो, यूपीए का भी रहा हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज भी आप कह रहे हैं कि केंद्र की तरफ से लगातार सहयोग किया जा रहा है बिहार का, तो ये बताइए ना, बिहार आज भी पिछड़े प्रदेशों में क्यों शुमार है? बिहार में आज भी लिटरेसी रेट उतना क्यों, गरीबी रेखा से लोग क्यों नीचे इतने रह रहे हैं? आज भी सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे बिहार के लोग रह रहे हैं। आज भी तमाम ऐसे हम क्षेत्र देखते हैं जहां पर अव्यवस्था पनपी हुई है, वो बिहार में देखते हैं। ऐसे क्यों है सर? अब्दुल जी, आप इसी आंकड़ों को अगर तुलना करेंगे, नहीं हम तुलना नहीं, मैंने तभी कहा सर, मैंने तभी कहा हम सभी शासनकाल को ले रहे हैं। लेकिन जो बैकवर्डनेस या जो भी कमजोरियां शुरू से रही हैं और उस कमजोरियों को प्रमोट किया गया। सर नीति आयोग की ही रिपोर्ट है सर, नीति आयोग की रिपोर्ट है, सबसे गंदे शहरों में बिहार शुमार होता है, समय के हिसाब से वहां पर बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है, और अगर देखा जाए सबसे ज्यादा लोग वहां पर गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं सर, बिहार के भीतर। ये आपकी खुद की रिपोर्ट्स हैं तमाम अलग अलग, शायद आप भी इससे वाकिफ होंगे, तो इसको बताइए ना, ये कैसे सुधार होगा?
अगर आपने इतना ही काम किया है पिछले 15 वर्षों में। वही मैं आपको बताया कि इतनी बुरी स्थिति में कांग्रेसियों ने और आरजेडी वालों ने बिहार की स्थिति लेके चला गया। नहीं, सिर्फ मैं कांग्रेस आरजेडी का जिक्र नहीं करता, मैं अनवर हुसैन से भी ये सवाल करता, लेकिन सरकार पिछले 15 वर्षों से आपकी थी और अब आप ही चला रहे हैं इस सरकार को आने वाले 5 वर्षों के लिए, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि इसको कैसे बेहतर किया जाए। आनंद झा, दरअसल अब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि इसको बेहतर कैसे किया जाए। ठीक है, वेद प्रकाश जी जरा बताइए, आप बताइए इस पूरे मसले को लेकर, अगर सरकारें यहां पर आई, शासन किया, लेकिन बिहार की स्थिति तो हमें वैसी ही नजर आती है ना। बिल्कुल अब्दुल जी, आपका जो सवाल है बहुत ही संजीदा है और आपने आवाम हित की बात को पत्रकारिता का एक बेहतर उदाहरण आपने मिसाल दिया है, आपने रखा। गरीबी रेखा के नीचे की आंकड़ों की जो बात, अब इस पे जो विश्लेषण तो बहुत लंबा समय इसमें लग सकता है, लेकिन संक्षेप में बताया जाए तो 15 वर्ष कम नहीं होते हैं डेवलपमेंट के कार्यों को करने के लिए। आम आदमी का जीवन का जो आधार है, स्वास्थ्य और शिक्षा, सड़क सुरक्षा, खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर आपने देखा होगा, बाढ़ जैसे आपदा में बिहार के डिप्टी सीएम को हाफ पैक में रेस्क्यू किया जाता है, तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा आपने देखा होगा। सही है। आयुष्मान भारत को लेकर जब एक आदमी अस्पताल जाता है, कोई उसे वहां रिस्पांस नहीं मिलता है, स्वास्थ्य मंत्री के पास वो पहुंच भी जाता है, हेल्थ मिनिस्टर अपने संज्ञान में आने के बाद वहां के लोगों को फोन भी लगाते हैं, लेकिन ढाक के 3 पात उसे कुछ हासिल नहीं होता। तो जमीनी तौर पे बहुत सारी सच्चाइयां हैं कि 70 साल तो उसका 15 साल, मेरा 15 साल, ये मैं समझता हूं अगर लोग नहीं बड़ा सवाल देखिए ये भी है वेद प्रकाश जी और आनंद झा साहब, इसको आप भी समझिए, अनवर हुसैन आप भी समझिए। हमने ये देखा है बिहार में कि सरकारी जो अस्पताल है उनकी अव्यवस्था इतनी अव्यवस्था उसके अंदर है, लोग मरीज जमीन पर लेटे हुए दिखते हैं हमें। कोरोना काल में तो और ज्यादा अव्यवस्था थी। मैं दोनों से ही कह रहा हूं, अनवर हुसैन और आनंद झा, अनवर हुसैन के शासनकाल में, आरजेडी के शासनकाल में बहुत ज्यादा खराब था। बेहतर आपने आनंद झा थोड़ा किया, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है बेहतर करने की। बेहतर क्या आइए वेद प्रकाश क्या कह रहे हैं। बेहतर सिर्फ यही हुआ कि लालू यादव के शासनकाल में इसे इनकार नहीं किया जा सकता, उनके कोर वोट बैंक की जो मिजाज रहे इससे सिर्फ निजात मिला और बिहार में किसी तरह की कोई बदलाव की बात स्वीकार करना अपने आप में मैं समझता हूँ बहुत ही गंभीर अपराध है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अनवर हुसैन, आनंद झा और वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीतीश कुमार अब अगले मुख्यमंत्री फिर से बन गए हैं 5 साल के लिए। अब यह देखना होगा 5 साल का जो शासनकाल अब एनडीए का रहने वाला है, जहां पर बीजेपी बड़ी पार्टी एनडीए में है, तो अब 5 साल के शासनकाल में क्या बदलाव होते हैं, बिहार कितना बदलता है, लोगों के हित कितने होते हैं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।